आज भारत की राजनीति का एक बहुत बड़ा आयाम जो हमें दिख रहा है वो इसमें चल रहे इन संभावनाओं पर कि कोई ऐसा मुद्दा मिले जो राजनीति में हमें फायदा करे। खुद पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे मुद्दों को उठाने में और उन्हें अधिक से अधिक हवा देने में लगी हुई हैं जो आने वाले 2024 के चुनाव में उनको मदद कर सकें। कई बार ऐसे मुद्दे होते हैं जिनका वास्तव में सामाजिक धार्मिक परिप्रेक्ष्य होता है। समाज, धर्म और राजनीति के बीच एक सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया जाता है। उन मुद्दों से समाज को भी प्रभावित किया जाता है और समाज उन मुद्दों के आधार पर अपनी राय भी बनाता है। इसी चीजों को या इन चीजों से राजनीति कैसे निकाली जाए, राजनीति कैसे इससे फायदा ले सके, इसको लेकर मुद्दों को गरमाया जाता है या मुद्दों को ठंडे बस्ते में डाला जाता है। अगर इस परिप्रेक्ष्य में हम एक ज्वलंत मुद्दा देखें तो यह ज्वलंत मुद्दा है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ऐसा कौन है जो नहीं जानता यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आज की डेट में? लेकिन आपको पता है यह मुद्दा आज का नहीं है, यह मुद्दा बहुत पुराना है। लेकिन तब राजनीतिक फायदों के कारण इसे ठंडे बस्ते में डाला गया और आज राजनीतिक फायदों के कारण इसे एक प्रभावी मुद्दे के रूप में, ज्वलंत मुद्दे के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है। आइए समझते हैं ये मुद्दा है क्या और वास्तव में इस मुद्दे को आज इतनी अहमियत कैसे मिल गई। इतने सालों में जो मुद्दा जनता के अपनी सोच और अपने डिस्कशन का पार्ट नहीं बना था, वो मुद्दा आज इतने मुद्दों के ऊपर कैसे आ गया, किस प्रकार से इसके ऊपर आज राजनीति हो रही है और किस तरह से ये भारत के समाज में एक बहुत बड़े प्रश्न के रूप में खड़ा हो गया है। आइए समझते हैं इसकी क्रोनोलॉजी को। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर में इतना इंपॉर्टेंट है अगर आज के समय में, तो इतने समय से बिना यूनिफॉर्म सिविल कोड के भारत का समाज क्या समाप्त हो गया? क्या भारत में इस कानून के ना होने से, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ना होने से क्या भारत की व्यवस्था चरमरा गई? क्या भारत की राजनीति में कोई भूचाल आ गया अगर ये मुद्दा या अगर ये एक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बना था तो? कुछ लोग कहते हैं कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने में, जस्टिस को प्रिवेल करने में, जेंडर इक्वलिटी को प्रिवेल करने में बहुत है। भारत के समाज में जेंडर इनइक्वालिटी है, इससे कोई मना नहीं कर सकता। भारत के समाज में आज डिस्क्रिमिनेशन है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। भारत के समाज में महिलाओं और पुरुषों के बीच में एक खाई है, इससे कोई भी मना नहीं कर सकता। लेकिन क्या किसी कानून से इसे पाटा जा सकता है? क्या किसी कानून के द्वारा इसे समाप्त किया जा सकता है? अगर ऐसा है, किया जा सकता है, तो आज यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो बने हुए हैं। दहेज विरोधी कानून है, क्या दहेज खत्म हो गया? महिलाओं के अधिकारों को लेकर 2005 से कानून है, महिलाओं को प्रॉपर्टी में बराबरी की हिस्सेदारी मिलेगी। ये 2005 से हमारे कानून में संशोधन करके डाला गया। क्या हर महिला को मिल गया प्रॉपर्टी राइट्स? कहने का मतलब यह है कि ये सिर्फ कानून बना देने से नहीं मिलने वाला, इसके लिए सामाजिक प्रयास करने होंगे। सामाजिक और राजनैतिक प्रयासों में संतुलन स्थापित करना होगा। यानी ये मुद्दा महत्वपूर्ण है, इसे समझा जाना चाहिए, इसके प्रॉस एंड कॉन्स को जाना जाना चाहिए और इसमें छिपे हुए निहितार्थ को समझना चाहिए। आज हर कोई डिस्कशन कर रहा है, जबकि आज तक यूसीसी का कोई ड्राफ्ट भी नहीं आया है। जितने लोग समर्थन कर रहे हैं ना उनको पता है यूसीसी क्या है, और जितने लोग इसका विरोध कर रहे हैं ना उनको पता है यूसीसी क्या है। इससे क्या हम समझते हैं? इससे हम ये समझते हैं कि मुद्दों को पैदा किया जा रहा है। अगर ये समाज के मुद्दे होते तो समाज बात करता इसके ऊपर, अगर लोगों से संबंधित होता तो लोग डिमांड करते इसकी। लेकिन कैसे ये मुद्दा चर्चा में आ गया अचानक? आइए इस पर हम एक नजर डालते हैं। क्यों ये मुद्दा आज न्यूज में है, हम पहले इस पर नजर डालते हैं। इस मुद्दे को
अभी लेटेस्ट देखा जाए तो नागालैंड में तो यह हुआ कि वहां के लोगों ने हस्ताक्षर करके, कुछ संगठनों ने अपने जितने भी एमएलएस थे उनको कहा कि अगर यहां पर लागू हो गया यूसीसी तो सारे एमएलएस के घरों को, 60 के 60 एमएलए के घरों को जला दिया जाएगा। ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस सरकार के सामने खड़े होकर यह मांग कर रही हैं कि हमारे अधिकारों की रक्षा किया जाए, ट्राइबल्स के इंटरेस्ट को कहीं से नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए वरना नॉर्थ ईस्ट जल जाएगा। ना तो कोई ड्राफ्ट है, ना तो कोई ऐसा भी प्रपोज डॉक्यूमेंट है, लेकिन ये अफवाहें आ कहां से रही हैं? उसके ऊपर हमारे गृह मंत्री साहब ये कह रहे हैं कि हम ट्राइबल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड में। ना तो अभी कोई ड्राफ्ट आया है, यानी एग्जम्प्ट करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो गई, हम इनमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक्सेप्शन पहले ही शुरू हो गया। तो आखिर में क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है और 2024 का चुनाव होने के बाद खत्म हो जाएगा? खैर, जो भी हो, राजनीति की अपनी आवश्यकताएं और उनकी मजबूरियां, लेकिन एक सामान्य नागरिक होने के नाते हमें इस मुद्दे को समझना और एक राय बनाना जरूरी है। आइए हम समझते हैं कि आखिर में अभी चर्चा में क्यों आया। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ कि अभी एक ऐसा डायमेंशन सामने दिखाई दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंस्ट्रक्शंस को डायरेक्शंस टाइप कर दिया। इसी तरीके से हमारे लॉ कमीशंस जो बने, पहले तो 2000 अभी जब 21वां लॉ कमीशन आया तो उसने ये बोला कि देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड ना तो जरूरी है, ना ही इसकी ना इसकी आवश्यकता है, ना ये डिजायरेबल है। और यानी कि 21वें अभी लॉ कमीशन ने, यानी कि उस समय जो चौहान साहब थे, बलबीर सिंह चौहान साहब थे जो उसके अध्यक्ष थे, रिपोर्ट प्रस्तुत किया और उन्होंने, लॉ कमीशन ने यूसीसी की आवश्यकता को रिजेक्ट कर दिया। आवश्यकता ही नहीं है, हमें तो क्या चाहिए कि कम्युनिटी के अंदर सुधार करें, कम्युनिटीज में सभी लोगों के लिए एक जैसा यूनिफॉर्म लॉ रहे, लेकिन इंटर कम्युनिटी सेम लॉ बनाने की आवश्यकता नहीं है। सारी समुदायों को गवर्न करने के लिए एक लॉ बनाने की आवश्यकता नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन में थे उन्होंने इसी मुद्दे को उठा रखा है कि उसने तो कहा है कि जरूरत नहीं है और आप लगे हो बनाना है बनाना है बनाना है। लेकिन 22वें लॉ कमीशन ने, जो अवस्थी साहब, ऋतुराज अवस्थी साहब की अध्यक्षता में बना हुआ है, उसने तो पूरा एक ओपिनियन पोल शुरू कर दिया और भारत की जनता से ओपिनियन मांगा कि यूसीसी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और केंद्र सरकार ने तो उनको ड्राफ्ट बनाने का डायरेक्शन भी दे दिया। तो जब यूसीसी के ऊपर 22nd लॉ कमीशन ने सुझाव मांगे, लोगों से ओपिनियन मांगा, तो पब्लिक डोमेन में आ गया। किसका मतलब बनने जा रहा है। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में, एक जजमेंट क्या था, उत्तराखंड सरकार ने एक विधेयक लाया, क्योंकि आप तो जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों के अपने एजेंडा होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 3 प्रमुख अपने वायदे रखे हुए थे, राम मंदिर का निर्माण करना, 370 को हटाना, यूसीसी लेकर आना। अब चुनाव आने जा रहा है, मंदिर बनने की प्रक्रिया में है, 370 खत्म हो चुका है, बचा क्या, यूसीसी। अब उस यूसीसी को बने या ना बने, आए या ना आए, ये तो हो जाए कि भाजपा ने ऐसा ड्राफ्ट प्रपोज कर दिया था, वो तो विपक्षी दल है जो बनने नहीं दिया। और इसी वजह से ये जो ड्राफ्ट है, अब भारत में लाने के लिए तो संसद में इतनी पार्टियों का विरोध झेलना पड़ेगा। तो भाजपा शासित एक राज्य ने, जो कि उत्तराखंड सरकार है, उसने एक कमेटी बना दी। किस लिए? एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई कि हां यूसीसी उत्तराखंड में आए, इसके लिए प्रॉपर ड्राफ्ट, एक एग्जीक्यूटिव ड्राफ्ट तैयार किया जाए। लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में और वहां जाके बोले, कहे कि देखिए राज्य बना रहा है, राज्य के पास अधिकार नहीं है, इनके पास कोई ऐसी कमेटी बनाने का अधिकार नहीं है, संसद कर सकती, वो नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया देखिए, संविधान का अनुच्छेद 162 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां वहां तक विस्तारित होंगी जहां तक राज्य को विधि बनाने का अधिकार होगा। और संविधान का आर्टिकल 36 कहता है कि राज्य
का अर्थ वो होता है जो अनुच्छेद 12 में दिया गया है। और अनुच्छेद 12 कहता है राज्य का मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, राज्य विधानसभा, लोकल बॉडीज, लोकल अथॉरिटीज, ये सब राज्य माने जाएंगे जब भी कभी लीगल या एग्जीक्यूटिव पर्सपेक्टिव और फंडामेंटल राइट या डीपीएस पे संबंधित कोई एक्ट किया जाएगा। और उस राज्य की श्रेणी में राज्य की विधानसभा आ रही है। और आर्टिकल 162 कहता है कि विधानसभा को जहां तक विधि बनाने का अधिकार है वहां तक राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार होगा। तो राज्य के पास आर्टिकल 44 के अंतर्गत यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का अधिकार है, क्योंकि आर्टिकल 44 जो कि डीपीएसपी का पार्ट है वो राज्य को निर्देश देता है कि वो प्रयास करे कि भारत में, भारत की टेरिटरी के भीतर सभी लोगों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, यानी सिविल मामलों पर एक यूनिफॉर्म कानून हो, इसे लागू कराने का प्रयास करेगा। और अगर अब आर्टिकल 162 का इस्तेमाल करके उत्तराखंड सरकार ऐसा प्रयास कर रही है तो ये कहां से असंवैधानिक है? सुप्रीम कोर्ट ने उनको इस एक्ट को जायज ठहरा दिया और साथ ही साथ कमेंट भी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया कि देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड कंट्री में होना जरूरी है, क्योंकि अगर जेंडर इनइक्वालिटी को खत्म करना है, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना है, तो जो कम्युनिटी के बीच का विभेद है और कम्युनिटी के अंदर भी महिला पुरुष के बीच में विभेद है, एक ही कम्युनिटी के अंदर अलग अलग नॉर्म्स हैं, इन सब को यूनिफॉर्म बनाना होगा, तभी एक यूनिफॉर्म लॉ, एक यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम प्रिवेल कर पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह जो ऑर्डर दिया ये एक तरीके का निर्देश था, ये एक तरह का डायरेक्शन था, और ये डायरेक्शन लोगों के जहन में ले आया कि अच्छा यूसीसी इज इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्शंस का उल्लेख करते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भोपाल रैली में घोषणा की। उन्होंने बोला कि कैसे देश चलेगा बिना यूनिफॉर्म सिविल कोड के, समुदाय के बीच जब अलग अलग कानून नॉर्म्स होंगे तो कैसे देश चलेगा। अब चूंकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं, प्रधानमंत्री बड़ी चीज है, और वैसे वो प्रधानमंत्री जिस पर भारत की जनता भरोसा करती, उनके द्वारा जब यह कहा गया समुदाय कैसे चलेगा, तो अब सबने मान लिया कि समुदाय कैसे चलेगा, यानी नहीं चलेगा, तुरंत यूसीसी लेकर आओ। भारत को आजाद हुए इतने साल हो गए और भारत में अभी तक शासन चला ही नहीं, अभी तक समुदाय पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुका है, समाप्त होने के कगार पर है। तो अब जरूरी हो गया है ऐसा करना, और इसीलिए लोगों के जहन में फिर से बैठी कि बहुत जरूरी है यूनिफॉर्म सिविल कोड। किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा अच्छी चीज होगी, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो बढ़िया चीज होगी, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो अच्छी चीज। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं होगी सांस लेना दूभर हो जाएगा, बहुत जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लॉ कमीशन ने हमसे ओपिनियन मांगी, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, और इसे लेकर जो पब्लिक डोमेन में पॉलिटिकल लेन देन शुरू हुआ, जो न्यूज चैनलों पर एक मछली बाजार बनना शुरू हुआ, वहां पर बैठकर ड्राफ्ट है नहीं, डॉक्यूमेंट है नहीं, और ले तेरे की दे तेरी की करना शुरू हुआ, इसने लोगों के पब्लिक स्फीयर में यूसीसी को इतना इंपॉर्टेंट बना दिया जितना सुबह शाम की चाय, यानी चाय पर चर्चा यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। यूनिफॉर्म सिविल कोड है ही नहीं, ड्राफ्ट है ही नहीं। खुद हमारे प्रधानमंत्री जी या सुप्रीम कोर्ट के अगर हम डायरेक्शंस को देखें, हमारे प्रधानमंत्री जी के वॉच को देखें, तो देखिए साफ साफ दिख रहा है कि उन्हें अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में इसको शामिल कर लिया है। अब जब ये पब्लिक डोमेन में आ ही गया, जब इस पे सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह ही दिया कि भाई आर्टिकल 44 कह रहा है और इस पे प्रयास करो, जब इस पे प्रधानमंत्री एग्री कर रहे हैं, तो अब विरोध सरकार की तरफ से तो है नहीं, जबकि अभी तक जो विरोध था वो सरकार की तरफ से था। और अभी मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा साहिबानो केस के बाद तो सरकार ने कानून बना दिया कि हम किसी पर्सनल मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन ये सरकार, अब करंट सरकार, चूंकि इनके चुनावी एजेंडे का पार्ट है, इसलिए इन्होंने इसके ऊपर अब कदम उठाने का प्रयास किया। अब चूंकि संवैधानिक मामला तो है,
इसे असंवैधानिक तो कह नहीं सकते क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 44 ऐसा कह रहा है। लेकिन इसको कुछ आगे बढ़ाने के पहले थोड़े इसके ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव में जाना पड़ेगा कि वास्तव में यूनिफॉर्म सिविल कोड और यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। सबसे पहले तो हम ये जाने व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि भारत में जो एक समान नागरिक संहिता की बात की जा रही है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। इसकी आवश्यकता तो सुप्रीम कोर्ट बता चुका है कि नीड क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। हमारे प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं कि क्या है नीड यूनिफॉर्म सिविल कोड की। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या और इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, आइए हम ये समझते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के आगे इसमें देखें तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस में, अगर सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के मामले में यह डायरेक्शन दिया कि हम किसी भी रूप में सरकार का यह दायित्व भी है आर्टिकल 44 के अंतर्गत और अधिकार भी आर्टिकल 162 के अंतर्गत कि वो इसके ऊपर कदम उठाए, और उनके इस कदम को समर्थन दिया गया, उनके इस कदम को पूरी तरीके से जनता का और पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन मिला, क्योंकि उन्होंने इसी स्टेटमेंट को उठाकर फिर आगे प्रचारित करना शुरू किया कि सुप्रीम कोर्ट डंडा मार रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाओ, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाओ, क्योंकि ये एक चुनावी एजेंडा है और आगे आने वाले चुनाव में जाकर ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल माइलेज दे सकता है। सबको मालूम है कि इतनी आसान नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड को ड्राफ्ट करना, और क्यों नहीं है अभी इसके कारण भी मैं आपको गिनाऊंगा कि बहुत सारे कारण ऐसे हैं जो भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड ला पाना, सबके लिए कानून ला पाना असंभव है। और वो क्यों है, उसमें एक बहुत बड़ा कारण भारत का संविधान भी है। लेकिन यहां पर हम देखें कि जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस थे, सुप्रीम कोर्ट का जो यहां पर डायमेंशंस रहा है और डायरेक्शंस रहे हैं, वो दोनों ही क्लियर रहे हैं। 21st एंड 22nd लॉ कमीशन ने भी रिकमेंड किया। 21st लॉ कमीशन जो कि हमने अभी अभी बताया कि बलबीर सिंह चौहान साहब की अध्यक्षता में था, इसने तो कहा कि नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नाइदर डिजायरेबल नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन जो 22वां संविधान अगर लॉ कमीशन की बात करें तो इसने संविधान के आर्टिकल 44 को इंपॉर्टेंट माना और इसने बोला कि होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। सरकार ने तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद फिर से उनका टाइम एक्सटेंड करते हुए उनको निर्देश दे दिया कि आप एक ऐसा ड्राफ्ट बनाइए, तैयार करिए। ड्राफ्ट बना के उसके ऊपर जनता को ओपिनियन मांगा जा रहा है। अभी तो ओपिनियन सिर्फ ये मांगा जा रहा है कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और आपको मालूम है कौन दे रहा है ये ओपिनियन? वो दे रहा है जिसको पता ही नहीं है कि क्या है, क्योंकि ड्राफ्ट तो है ही नहीं। किस चीज पर पूछ रहे हो कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे हमको पता हो पहले कि ये क्या होता है, तब तो फिर हम बताएं कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये एक आइडियल स्टेट है कि अभी 22nd लॉ कमीशन खाली डिमांड कर रहा है आपसे, आपकी ओपिनियन का, कि बताइए अगर लोग फेवर कर रहे होंगे तो फिर हम इसके ऊपर एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे। अभी ये है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने स्पीच में स्पष्ट तौर पर यह कहा कि गवर्नमेंट इज विलिंग, हम तो मानसून सत्र में इसका बिल भी लाने वाले हैं। यानी कि उन्होंने अपने चुनावी एजेंडा को स्पष्ट कर दिया कि हम यूसीसी पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यानी यूसीसी, और आपको मैं यहां बता दूं, जब हिंदू कोड बिल, ये प्रधानमंत्री ये पहले व्यक्ति नहीं है, जवाहरलाल नेहरू साहब ने, आपको मालूम है कैसे हिंदू कोड बिल लिया, कैसे हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन किया, उन्होंने कैसे हिंदू के पर्सनल मामलों में इंटरफियर किया, आपको पता है? उन्होंने पहले चुनाव के दौरान 1951-52 में जब फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए तो उन्होंने वायदा किया कि अगर मेरी सरकार बनी तो मैं हिंदुओं के सभी जो डिस्क्रिमिनेशन है महिलाओं पुरुषों के बीच में, जो वहां पर अधिकार, मैरिज और इन सबको लेकर जो समस्याएं हैं उनको दूर करूंगा, उसके लिए मैं इनको कोडिफाई करूंगा। भाई चुनाव जीत गए और इतनी बड़ी मेजॉरिटी से जीत गए तो यह लगा कि इनको उसी मैंडेट मिला हुआ है, यानी उसी मुद्दे पर मैंडेट मिला हुआ है, और उसका इस्तेमाल करके, जबकि इतने लोग विरोध में थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विरोध में थे, उस समय बहुत सारे बड़े बड़े लीडर कांग्रेस के विरोध में थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू साहब ने यह बताकर कि मैंडेट उसी मुद्दे पर मिला, उन्होंने मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, सक्सेशन एक्ट 1956, एडॉप्शन एक्ट 1956 वगैरह पास करवा दिया। ऐसे में यही नरेंद्र मोदी साहब भी कर रहे, उन्होंने अपनी स्पीच में स्पष्ट कर दिया, यानी कि अगला चुनाव अगर ये जीते तो कहेंगे मैंडेट यूसीसी पर है,
और अल्टीमेटली वो उस मैंडेट पर अपने आप को साबित करेंगे। यहां पर ये सारे मुद्दे जो रहे, ये सारे मुद्दों ने अल्टीमेटली यूसीसी को लाइमलाइट में ला दिया। पब्लिक ओपिनियन सेकंड जो लॉ कमीशन 22nd लॉ कमीशन के रिकमेंडेशंस जो हैं उनके पहले अभी पब्लिक ओपिनियन उन चीजों पर लिया जा रहा है। पब्लिक में बहुत सारे ओपिनियन बन चुके हैं क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और अफवाहें हैं ऐसा होगा तो मुस्लिमों में ये विवाह रुक जाएंगे, जनसंख्या रुक जाएगी, जनसंख्या जो उनकी इतनी तेजी से फैल रही है उस पर लगाम लगेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। बहुत सारे प्रॉस एंड कॉन्स तरीके के चीजों को यहां डिस्कस किया जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने फायदे में देख रही हैं, अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए कोई 22nd लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन का हवाला दे रहा है और कोई 21st, यानी कि जो अपोजिशन है वो 21st लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन को आधार बनाकर बता रहा है कि नाइदर डिजायरेबल नॉट रिक्वायर्ड, और वहीं 22nd वाले को रिक्वायरमेंट जो आधार है उसको बनाकर जो पॉलिटिकल पार्टीज जो अपना आज के करंट वोट बैंक को स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं वो करें नहीं, इट इज रिक्वायर्ड, जरूरी है, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी नहीं हो पाएगी, साथ ही साथ डिस्क्रिमिनेशन को खत्म नहीं किया जा सकेगा, जस्टिस को प्रिवेल नहीं किया जा सकेगा अगर यूसीसी नहीं होगा। और इस प्रकार ये मिला जुला ये सारी चीज रहे जिन्होंने आज यूसीसी को बहुत लाइमलाइट में ला दिया। ना नेशनल प्लेटफॉर्म पर बल्कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी आज यूसीसी डिस्कस किया जाता है। क्या है यूसीसी, भारत के संविधान में इसका क्या महत्व है, और साथ ही साथ हमारे इतिहास में अब तक इस यूसीसी को लेकर क्या कदम उठाए गए, और क्या अंग्रेजों ने यूसीसी को लाने में कोई प्रयास किया था। तो आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। अगला जो एस्पेक्ट है जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। देखिए यूनिफॉर्म का मतलब है एक समान, सिविल का मतलब होता है सिविल मामले में आपको बता दूं कि मामले जो होते हैं इसमें अगर देखें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो जो सिविल है ये बहुत बड़ा मुद्दा है, छोटा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। सिविल में एक और तो भाई कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी, मैरिज, सक्सेशन, एडॉप्शन वगैरह बहुत सारे मुद्दे आते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी वगैरह और जो मैरिज, डाइवोर्स वगैरह जैसे मुद्दे आते हैं ये सब सिविल मामले हैं। लेकिन जो मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन, एडॉप्शन ये सब जो मामले आते हैं दीज आर द पर्सनल। ये सिविल में भी इसको हम लोग एक अलग कैटेगरी रखते हैं पर्सनल, और इनको रेगुलेट करने वाले लॉ को पर्सनल लॉ कहते हैं, और बाकी ये पूरी कैटेगरी सिविल लॉ की है। तो क्या बात हो रही, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि सिविल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए एक समान कोड। तो मैं आपको बता दूं भारत में 60% सिविल मामलों पर आज भी यूनिफॉर्म सिविल कोड है। जैसे प्रॉपर्टी को, कॉन्ट्रैक्ट को यानी संविदा को, जो डिफरेंट काइंड के विल, वसीयतें हैं या विभिन्न प्रकार के जो अदर सिविल मामले हैं उन सब पर एक समान लॉ आज भी है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सभी के लिए एक समान लॉ है। लेकिन मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन ये मामले पर्सनल है, और इनको भी अब यूसीसी के माध्यम से एक समान लॉ से गवर्न करने की बात की जा रही है। अभी तक मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन जैसे मामलों को गवर्न करने के लिए रिलीजियस लॉज, मुस्लिम्स का अपना लॉ है, मुस्लिम्स में यही गवर्न करने के लिए है शरीयत लॉ। शरीयत लॉ, एप्लीकेशन ऑफ शरीयत, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के नाम से जाना जाता है। 1937 का ये जो पर्सनल मुस्लिम पर्सनल लॉ है, एप्लीकेशन ऑफ शरीयत इन द मैटर्स ऑफ मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, इससे मुस्लिम कम्युनिटी गवर्न होती है। और ये जो शरीयत क्या है, ये कहा जाता है कि ये तो हमारे कुरान से लिया गया है, यानी कि कुरान का पार्ट है, कुरान के बेसिस पर शरीयत लिखी गई है, उसके नॉर्म्स, उसके प्रिंसिपल और उसके नियमों के आधार पर इसको तैयार किया गया है। और इस प्रकार मुस्लिम्स इसे अपने सैक्रेड डॉक्यूमेंट के रूप में मानते हैं, मानते हैं कि उनका एक निजी मामला है। तो इस प्रकार मुसलमानों के लिए है। इसी प्रकार इंडियन क्रिश्चियंस जो मैरिज एक्ट है
इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 1872 का एक्ट है। इसी प्रकार पारसीज के लिए 1936 का एक्ट है। डाइवोर्स एक्ट है। भारत में हिंदुओं का अलग अलग नॉर्म था, क्योंकि हिंदुओं के लिए कोई एक्ट नहीं था। हिंदुओं के लिए अलग अलग, क्योंकि शास्त्रों से गवर्न होता था। अंग्रेजों के आने के पहले भारत में सारे मामले शास्त्रों से गवर्न होते थे, लेकिन भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक यूनिफॉर्मिटी इन स्टेटस, यानी कि अगर देखा जाए तो सिविल मामलों में यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए इसको लाया गया। हालांकि ये जस्टिसेबल नहीं है। संविधान के आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए जिम्मेदारी दी गई स्टेट को। यूनिफॉर्म सिविल कोड एम्स टू एनफोर्स अ यूनिफॉर्म लीगल फ्रेमवर्क टू ऑल सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। और इस प्रकार जो मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन, ये सभी जो रिलीजियस बेस्ड जो लॉज हैं उनसे गवर्न हो रहे हैं आज की डेट में, जिन्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड कह रहा है कि इन्हें गवर्न करने के लिए एक समान लीगल फ्रेमवर्क होने चाहिए, जो कि आज इन कम्युनिटीज के अपने अपने रिलीजियस नॉर्म से गवर्न हो रहे हैं। अगर देखें तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि ये जो रिलीजियस पर्सनल लॉज हैं इनको रिप्लेस करें और इनकी जगह पर एक कॉमन सेट ऑफ सिविल लॉज सिटीजन्स के लिए तैयार करके दे। यानी कि ये किसी भी प्रकार के पर्सनलाइज्ड लॉज की जगह एक कॉमन सेट ऑफ लॉ से सभी कम्युनिटीज के मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन आदि जैसे मामलों को गवर्न करने की वकालत करता है। ये जो यूसीसी है इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये सोशल कोहेशन एंड जेंडर इक्वालिटी मस्ट बी प्रमोटेड, यानी कि ट्राइज टू प्रमोट सोशल कोहेशन, सामाजिक एक जुड़ाव, साथ ही साथ जेंडर इक्वालिटी को इंश्योर करने का ऑब्जेक्टिव बताता है। यूसीसी कहता है कि उद्देश्य क्या है? यह है जेंडर इनइक्वालिटी को खत्म करके जेंडर इक्वालिटी को मेंटेन करना और पर्सनल लॉज में जो डिस्पैरिटीज हैं, जो अंतर है, विभेद है पर्सनल लॉज के बीच में, उनको खत्म करके और एक जेंडर इक्वालिटी, हर एक धर्म के या हर एक कम्युनिटी की महिलाओं को एक जैसा सम्मान, हर धर्म की महिलाओं को और पुरुषों को एक जैसे अधिकार प्रदान करना। यानी कि ये एक जस्ट सोसाइटी की बात करता है, न्यायपूर्ण सोसाइटी की बात करता है यूसीसी। यूसीसी वास्तव में अपने आप में एक यूनिफाइड एंड सेकुलर लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, इसको प्रमोट करता है। यानी कि यूसीसी को प्रपोज करने वाले लोग किसके फेवर में है कि एक यूनिफाइड एंड सेकुलर सेट ऑफ लीगल फ्रेमवर्क हो। हालांकि यह जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है आर्टिकल 44 में इसको शामिल किया गया। जिस समय भारत का संविधान बन रहा था उस समय भी यह किया गया कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम ऐसा करें कि लोग को अधिकार के तौर पर मिल जाए, यानी फंडामेंटल राइट के तौर पर मिल जाए। आर्टिकल 35 में इसको रखने की वकालत भी हुई, लेकिन ऐसा कई विरोधों के कारण नहीं हो पाया और अंत में बी आर अम्बेडकर साहब, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एक मेन बॉडी जो थी प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, अल्टीमेटली ये चीज तय हुआ कि इसे हम लोग डीपीएसपी में रखते हैं और ये एक आइडियल के रूप में काम करेगा कि स्टेट आने वाले समय में इनको अपने लॉज और कानून के माध्यम से इंप्लीमेंट कराएगा। इस प्रकार आर्टिकल 44 के अंतर्गत जो यूनिफॉर्म सिविल कोड था इसे डीपीएसपी का पार्ट बना दिया गया था। पार्ट 4 में रखने का मतलब यह था कि ये जस्टिसेबल नहीं थे, यानी कि इनको जाकर कोर्ट के माध्यम से लागू नहीं कराया जा सकता था। इसके लिए राज्य को कानून बनाना पड़ता, ये अपने आप प्रभावी नहीं हो सकते थे। इनके लिए राज्य को एक प्रभावी सिस्टमैटिक लॉ, सेट ऑफ लॉ बनाने की जरूरत थी। आर्टिकल 44 कहता है कि स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जैसा कि मैंने बोला कि ये जस्टिसेबल नहीं था और इसे इंप्लीमेंट करने के लिए लॉ बनाने की आवश्यकता थी, यानी ऑटोमेटिक इंप्लीमेंटेशन इसका पॉसिबल नहीं था। इसने स्टेट को यह भी कहा कि वो अपने नागरिकों के लिए एक कॉमन सेट ऑफ रूल्स को गवर्न, जो क्या गवर्न करेगा, सिविल मैटर को, कॉमन सेट ऑफ रूल्स को बनाने का प्रयास करे और उनके मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस या जो अदर काइंड के सोशल उनके सिविल
अधिकार हैं उनको रेगुलेट करने के लिए एक जैसा सेट ऑफ रूल्स को तैयार करें। यानी ऑब्जेक्टिव ये तय किया संविधान सभा ने कि जो मैरिज, डाइवोर्स या ये संबंधित मामले हैं इसके लिए एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स बनाएगा स्टेट, और ये जब बनाएगा जब ऐसी परिस्थितियां बेहतर हो जाए, आपसी विश्वास बेहतर हो जाए और राज्य इस प्रकार का कॉन्सेंसस बनाने में सफल हो जाए, तो उस समय ये बना लेंगे। इसका कारण क्या था, बाद में क्यों छोड़ा गया, इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, भारत के समाज में ऐसा नहीं है कि हमेशा से ये समस्याएं नहीं थी। भारत का समाज एक डाइवर्सिफाइड सोसाइटी था। भारत में पुर्तगीज आए सबसे पहले, फिर डच आए, फिर फ्रेंच आए, फिर ब्रिटिशर्स आए, फ्रेंच आए, डेनिश आए, यानी कि बहुत सारे यूरोपियन कंट्री भी आए, इधर मुगल्स भी आए, यानी कि भारत में जो इन्वेडर्स थे वो यहां पर आए, उन्होंने यहां की संस्कृति को प्रभावित किया। भारत की संस्कृति धीरे धीरे कंपोजिट कल्चर में कन्वर्ट हो गई, यानी यहां पर अलग अलग देशों के जो सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य थे वो हमारे सोशल कस्टम्स, हमारे मैरिज, हमारे डाइवोर्स, इन सब का पार्ट बन गए। अपने आप में ये सारी सिचुएशंस जो थी, यानी ये जो सारी परिस्थितियां थी जो इसका पार्ट बने, अल्टीमेटली क्या हुआ कि भारत को अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड सोचने का मौका नहीं, ना ऐसा अवसर, ना ही इस प्रकार की परिस्थिति। और लोग यहां पर अपने अपने जो शास्त्र थे, अपने धार्मिक ग्रंथ थे, उन्हीं से अपने इन सिविल मामलों का संचालन करते थे। लेकिन धीरे धीरे करके अल्टीमेटली क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स भारत आए। भाई वो आए थे यहां पर अपना ट्रेड करने के लिए, तो उनको तो यहां पर एक बेहतर लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत थी। यहां पर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, जो कानून व्यवस्था था उसको बनाने के लिए जो क्रिमिनल लॉज थे उनको पूरी तरीके से यूनिफाइड करने की प्रयास शुरू किया। उन्होंने यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉज बनाने शुरू किए, क्योंकि जब तक कानून व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तब तक टैक्स कहां से मिलेगा। अच्छा टैक्स भी तभी मिलेगा जब अच्छा कानून व्यवस्था होगा। और इसीलिए उन्होंने यहां पर जो एविडेंस एक्ट था, जो दूसरे एक्ट थे, क्रिमिनल एक्ट थे, क्रिमिनल प्रोसीजर था, इन सबको पूरी तरह के यूनिफाइड करना शुरू किया। लेकिन 1833 के चार्टर से भारत में पहले लॉ कमीशन को बनाने की शुरुआत हुई। 1834 में लॉर्ड थॉमस मैकाले के अध्यक्षता में एक कमीशन बना, लॉ कमीशन बना। यह लॉ कमीशन अपने आप में एक ऐसा जो आयोग था जिसने की रिकमेंड किया कि भारत में जो लोग हैं उनके सिविल मामलों में, पर्सनल मामलों में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि उस आयोग ने भारत के लोगों के पर्सनल मामलों में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की संभावनाओं से इंकार किया, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की संभावना को उसने रिजेक्ट कर दिया। हालांकि 1840 तक आते आते बहुत सारे ऐसा कॉम्प्लेक्सिटी सिविल लॉज में होने शुरू हो गए। उधर राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के एबोलिशन को लेकर 1829 में कई सारे आंदोलन चलाए। हिंदू सोसाइटीज में सुधार को लेकर कई सारे जो मूवमेंट हैं वो चलाए गए। तो अल्टीमेटली 1840 के बाद ये तय किया गया कि थोड़ा सा कुछ सिविल मामलों को क्या किया जाए, उनके ऊपर कुछ कानून रूल्स बनाए जाए। लेकिन सिविल मामलों में कुछ मामलों को ही वहां पर टच किया गया, बाकी मामलों को यानी प्रॉपर्टी वगैरह को टच किया गया, सक्सेशन को थोड़ा टच किया गया, लेकिन पर्सनल मामलों को बिल्कुल भी टच नहीं किया गया। यह चलता रहा और 1940 तक आते आते अब हिंदू सोसाइटी में भी रूल्स और लॉज इतने कॉम्प्लेक्स हो गए थे कि उन्हें अब पूरी तरह से छोड़ देना संभव नहीं था, यानी कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी। उधर 1937 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ने मुस्लिम्स के लिए वो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ, जिसे शरीयत एप्लीकेशन लॉ भी कहते हैं 1937 को, उसे पास किया। हिंदुओं के लिए 1941 में हिंदू कोड बिल तैयार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया, BN राव कमेटी। ये जो BN राव कमेटी थी, इस BN राव कमेटी ने एक कोड बिल बनाना शुरू किया, लेकिन हिंदू कोड बिल का बहुत विरोध हुआ।
और इसके डॉक्यूमेंट को तैयार करते समय तो बड़ा ही रेडिकल मूवमेंट्स हुए। लॉ कमीशन जो बना था उसने तो मना ही कर दिया था, क्योंकि उनको आए थे घर में लूटपाट करने के लिए, देख रहे हैं वहां पे सब भूखे नंगे पड़े, तो उनको खाना थोड़ी खिलाने लग जाएंगे। वो तो अपना लूटपाट करने आए थे, उसी में खुश थे। उनको यहाँ के लोगों के किसी भी तरह के झगड़ों में या उनके मामलों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए इस आयोग ने मना कर दिया कि भैया नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जबकि पीएन राव कमेटी ने इस तरह के बिल की वकालत की, लेकिन विरोध के कारण यह पॉसिबल नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इस वजह से और भी इसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा सका। उसके बाद स्वतंत्रता के वो शुरू हो गए, इसलिए वहां पर भी कोई प्रयास नहीं किया जा सका। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस कोड बिल को लेकर चर्चा होने लगी, तो वहां पर भी जवाहरलाल नेहरू इस यूसीसी को लाने के समर्थन में थे, और समर्थन में बी आर अंबेडकर साहब भी थे। लेकिन जो इसकी समस्याएं थी, जो इसके साथ चुनौतियां थी, उन समस्याओं और चुनौतियों के चलते बाद में यह तय किया गया कि इसे अभी वॉलंटरीली छोड़ दिया जाए। अभी इसे कंपल्सरी बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देश वास्तव में उस समय एक डिवीजन के यानी दंगों की चपेट में था। लोगों का भरोसा अभी अर्जित करना था। जो नेशंस थे यानी कि जो प्रिंसली स्टेट थे, अभी उनके साथ एक कंप्रोमाइज करना था। तो अभी बहुत सारी कम्युनिटीज थी जिनके बीच एक भरोसा बनाना था। तो ऐसी स्थिति में डिस्कशन करते समय इन तथ्यों को ध्यान में रखा गया और ये कहा गया कि अभी यूसीसी को लाने का सही वक्त नहीं है, और पर्सनल मामलों को रेगुलेट करने के लिए कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने को एक विलिंग एक्ट के रूप में डीपीएसपी में शामिल कर दिया गया। कहा गया वॉलंटरी एक्ट के रूप में, बाद में राज्य देखेगा परिस्थितियां बेहतर हो जाएंगी तो करेगा। भारत के इस प्रयास में यानी कि स्वतंत्रता के पूर्व जो प्रयास किए गए थे, उन प्रयासों में कुछ और प्रयास थे। इंडियन क्रिश्चियंस के लिए 1872 में जो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट था, जैसे कि मुस्लिम्स के लिए पर्सनल लॉज थे, उसी तरह से यहां पर क्रिश्चियंस के लिए भी जो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट था 1872 से पास किया गया। इसी प्रकार पारसीज के लिए जो मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट था 1936 का, वो पास किया गया। इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 था। मुस्लिम पर्सनल लॉ भी मैंने बताया, शरीयत का एप्लीकेशन, ये एक लॉ था 1937 का। और इस प्रकार से अलग अलग कम्युनिटीज के लिए अलग अलग लॉज प्रचलित थे जब तक भारत का संविधान नहीं आया। भारत का संविधान आ गया, भारत का संविधान बन गया, तो अब इनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, इसको लेकर जो बहस थी उसे बी आर अंबेडकर साहब ने राज्यों के ऊपर भविष्य के लिए छोड़ दिया कि वो आगे चलकर इसके ऊपर विचार करें, और अगर संभव हो सके तो प्रयास करें वो पूरे भारत की टेरिटरी के भीतर सभी लोगों के लिए एक जैसा सिविल लॉ, पर्सनल लॉ लागू करने के लिए। इसके बाद जब ये परिस्थितियां गई आगे, तो इंडिपेंडेंस के बाद जवाहरलाल नेहरू साहब ने पहला चुनाव सुधारों पर लड़ा, और उन्होंने भारत के समाज में सुधार करने, भारत में मेजॉरिटी क्या थी, हिंदू, तो उन्होंने मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसीज और जो ये थे इनको छोड़कर बाकी कम्युनिटीज यानी मुसलमान, क्रिश्चियंस, पारसीज वगैरह को छोड़कर इन्होंने बाकी कम्युनिटी यानी हिंदू में सिख, जैन, बौद्ध और हिंदुओं के लिए एक कॉमन सिविल कोड बनाने का प्रयास किया। और इस संदर्भ में उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का ही हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट और हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 इसे पास कराया। और उन्होंने ये हिंदू कोड बिल में सारी बातें थी जो 1941 में एक कमेटी बनी थी वी.एन. राव साहब की, उन्होंने जो हिंदू कोड बिल तैयार किया था वो हिंदू कोड बिल की प्रमुख बातें थी। इसी हिंदू कोड बिल को इन्होंने बहुत विरोध हुए, तो उन विरोधों के कारण इन्होंने फिर 4 अलग अलग कानूनों के रूप में इसे पास किया। एक हिंदू मैरिज एक्ट, दूसरा हिंदू सक्सेशन एक्ट, तीसरा हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट एंड चौथा हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। इसके बाद जो कानून बने, कई सारे प्रयास हुए। हालांकि गोवा एक एक्सेप्शन है, यहां पर अभी ये कानून हिंदुओं के लिए बनाए गए थे, मुस्लिम्स के लिए, क्रिश्चियंस के लिए उनके वही पुराने लॉ चलते रहे। और इस प्रकार अलग अलग कम्युनिटीज, हिंदू कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी और क्रिश्चियन कम्युनिटी, पारसी कम्युनिटी, ये सब अपने अपने पर्सनल लॉ से संचालित होते रहे। हिंदुओं के पर्सनल लॉस को कोडिफाई कर दिया गया और इन्हें इन 4 कानूनों में विभक्त कर दिया गया। हालांकि जो इन
कानूनों के अंतर्गत, यानी जो विवाह अब हिंदू में होगा तो हिंदू का हिंदू से होगा, ब्राह्मण का ब्राह्मण का होगा, यह इस कानून में था। लेकिन अगर इंटर कास्ट मैरिज हो, इंटर रिलीजन मैरिज हो, क्योंकि संविधान तो सभी को अधिकार दे रहा है, तो उसके लिए एक कानून पारित किया गया, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, विशेष विवाह अधिनियम 1954, यानी कि अंतरजातीय विवाह, अंतरधार्मिक विवाह करने की अनुमति यह देता है जो चाहता है उसके लिए। इस प्रकार अगर हम देखें तो इंडिपेंडेंस के बाद भारत में कोडिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन हिंदू को यानी मेजॉरिटी में, और आप जानते हैं मेजॉरिटी का सुधार आसान होता है, माइनॉरिटी का सुधार आसान नहीं होता, क्योंकि वहां पर एक भरोसे की बात होती है, एक विश्वास की बात होती है। ये लगता है कि ये मेजॉरिटी हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, ये उनके मन में ये एक शंका आती है। तो इसलिए जब तक उनका भरोसा अर्जित ना कर लिया जाए तब तक ऐसा कोई भी सुधार कर पाना संभव नहीं होता। हालांकि गोवा में एक ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड था, और गोवा का ये यूनिफॉर्म सिविल कोड 1870 से चला आ रहा था। ये गोवा एक्चुअली पुर्तगीज प्रोविंस घोषित हुआ, पुर्तगीज पोजीशन घोषित हुआ। 1867 में पुर्तगीज में नेपोलियन सिविल कोड बना, और नेपोलियन सिविल कोड पूरे ऑलमोस्ट यूरोप में लागू था। उस कोड को जब इसे एक कॉलोनी से, गोवा को एक कॉलोनी से पुर्तगीज पोजीशंस का दर्जा मिला, एलिवेट हुआ 1869 में, और वहां पर फिर 1867 का जो पुर्तगीज सिविल कोड था उसे इंप्लीमेंट कर दिया गया। 1870 में गोवा में पुर्तगीज सिविल कोड लागू हो गया, जो कि 1961 तक चलता रहा। 1961 में जब भारत में उसका विलय हुआ और 1962 में गोवा दमन द्वीप को भारत में शामिल करते हुए यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, तो वहां पर अनुमति दे दी गई कि जो पुर्तगीज सिविल कोड है वो वहां पर चलता रहेगा। इसे गोवा सिविल कोड या गोवा फैमिली कोड भी माना जाता है। गोवा सिविल कोड, गोवा फैमिली कोड के रूप में इसे स्वीकार कर लिया गया। अल्टीमेटली गोवा का ये जो कानून था ये आज भी प्रचलित है, और भारत का एकमात्र राज्य जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड पाया जाता है। यहां पर कैथोलिक क्रिश्चियंस को अलग अधिकार प्राप्त है, उनको रजिस्टर्ड कराने की जरूरत नहीं, यानी कि यहां का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसमें भी पूरी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। यहां पर हिंदुओं में, जैसे फॉर एग्जांपल, हिंदुओं को यह अधिकार है कि अगर मान लीजिए 25 साल की उम्र तक बच्चा नहीं होता है या 30 साल की उम्र तक लड़का नहीं होता है तो 2 विवाह कर सकते हैं वो। मुस्लिम्स को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। यानी कि ये वो सिविल कोड है जो पुर्तगाल यानी पुर्तगीज सिविल मामलों को हैंडल करने के लिए बनाया गया था, और आज भी प्रचलित है। इसमें कई सारे एक्सेप्शंस हैं। हालांकि ये अपने आप में, ये जो गोवा का सिविल कोड है ये एक यूनिक कोड है। इसको हम एक मॉडल कोड नहीं बना सकते पूरे भारत के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी व्यवस्था से लिया गया है जहां पर भारत की संस्कृति के साथ और उनकी संस्कृतियों से कोई मैचिंग नहीं है। तो इसलिए यहां पर हम इसकी चर्चा बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। वहां हिंदू, मुस्लिम, सिख यानी कि जितनी भी कम्युनिटीज हैं उन सब के लिए एक जैसे मैरिज और सबके नॉर्म्स हैं। और वहां पर भी लेकिन एक्सेप्शन है कि कैथोलिक जो ईसाई हैं उनको अपनी विवाह को रजिस्टर्ड कराने की आवश्यकता नहीं है। तो भारत में इस प्रकार से ये जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हमने देखा कि इस तरीके से भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ कदम बढ़ाया गया, लेकिन अभी किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ में या दूसरे पर्सनल लॉ में इंटरफेयर कर सके। अल्टीमेटली मामला आता है सिविल जजमेंट्स पर, और मामला पहली बार पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप करने का जो प्रयास देखा गया वो था शाहबानो केस। ये शाहबानो केस से बहुत तेजी से ये मामला, यूसीसी का मामला एक बार चर्चा में आया था। शाहबानो मामला एक्चुअली क्या था कि अहमद खान जो शाहबानो के हस्बैंड थे, उन्होंने क्या किया कि एक लंबी मैरिज लाइफ के बाद उन्होंने शाहबानो को छोड़ दिया। अपने 5 बच्चों के साथ शाहबानो सेपरेट मकान में रहने लगी। उनको मेंटेनेंस देते रहे वो, लेकिन बीच में मेंटेनेंस बंद कर दिया उन्होंने। तो शाहबानो कोर्ट में आ गए, और कोर्ट में आके उन्होंने ये डिमांड किया, हाई कोर्ट में पहुंची पहले, और उन्होंने वहां पे डिमांड किया कि हमें मेंटेनेंस दिया जाए। जब उन्होंने मेंटेनेंस की मांग कर दी तो अहमद खान साहब ने इनको तलाक दे दिया, और तलाक देके उन्होंने दावा किया कि देखिए हमारे पर्सनल लॉ में तलाक देने के बाद
इद्दत पीरियड तक ही मुआवजा देते हैं, मेंटेनेंस देते हैं। इद्दत पीरियड यानी 3 महीना, 90 दिन तक देंगे, और इसमें कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता क्योंकि हमारा पर्सनल लॉ है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये जो मेंटेनेंस है, ये मेंटेनेंस एक्ट के सेक्शन 125 से गवर्न होता है, और इसमें मेंटेनेंस देना कंपलसरी है। पूरे देश में बवाल हो गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस अहमद खान के उस दावे को नकार दिया जहां पे कहा गया था कि इद्दत पीरियड तक ही मेंटेनेंस देंगे, हमारी कोई लायबिलिटी नहीं बनती हमारे पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग क्योंकि हमने तलाक दे दिया है। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बड़ा ही लैंडमार्किंग था, पूरे देश में एक बवाल सा हो गया, और जिसके कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री जो हमारे थे राजीव गांधी साहब थे, उन्होंने इस बवाल से बचने के लिए एक कदम उठाया। कदम बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन क्या कदम था, उन्होंने मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 पास कराया। इसके अंतर्गत क्या किया उन्होंने ये प्रावधान किया कि देखिए, जो डाइवोर्सी है यानी डाइवोर्स वुमेन जो है, मुस्लिम वुमेन है, वास्तव में पर्सनल लॉ के अंतर्गत वो मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं, लेकिन उसे मेंटेनेंस मिलेगा, और उसे मेंटेनेंस देगा वक्फ या फिर उसकी महिला का परिवार। यानी कि वक्फ की जिम्मेदारी बना दी गई, उन्होंने बस खाली अपना विवाद टालने के लिए, अपना प्रॉब्लम टालने के लिए उसको उठाकर मामले का समाधान कि भैया तुमको मेंटेनेंस चाहिए, दिलवा रहे हैं चलो, लेकिन तुम्हारा पति नहीं देगा क्योंकि तुम्हारे पति इसको करेंगे तो पर्सनल लॉ में इंटरफेरेंस हो जाएगा, चलो वक्फ देगा तुमको। अब वक्फ की संपत्ति में सब इनको मिलने लगा मेंटेनेंस। और इस प्रकार से ये जो शाहबानो केस था, ये पहला प्रयास था सुप्रीम कोर्ट का पर्सनल लॉ में इंटरफियर करने का, और ये सफल प्रयास था क्योंकि उसने कह दिया था कि ये जो है वो आपका कोई रिलीजियस मामला नहीं है, महिला के अधिकार का मामला है, और मेंटेनेंस एक्ट के 125 सेक्शन के अंतर्गत उसका यह अधिकार बनता है। दूसरा जो मामला आया उसके बाद, इन्हीं के जो वकील थे, उन्होंने इस कानून, कौन सा कानून, मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन और राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट, इसको चैलेंज किया। नाम था डेनियल लतीफी। इन्होंने इस कानून को चैलेंज किया और इस कानून के उस प्रावधान को इन्होंने क्लैरिफाई करने के लिए कहा जिसमें कहा गया था कि इद्दत पीरियड के दौरान फेयर कंपनसेशन दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा भाई फेयर कंपनसेशन का क्या मतलब, फेयर का मतलब फिर इतना दो जिससे उसका जिंदगी चले, और अगर इकट्ठा इतना नहीं दे सकते हो पूरी जिंदगी का तो भाई चलो किस्त बांध दो और धीरे धीरे हर मंथ करके दे दो। और इस प्रकार से उन्होंने इस कानून के ही लूप होल को पकड़ा, और लूप होल को पकड़कर इन्होंने फेयर कंपनसेशन का तर्क उठाया और कहा कि फेयर कंपनसेशन का मतलब होता है पूरी जिंदगी जिसमें चले उतना कंपनसेशन, और अगर तुम्हारी औकात नहीं है पूरा एक साथ देने का तो चलो मंथली दे दो। ये तो वही बात हुई जो मेंटेनेंस में था कि हर महीना देंगे। और इस प्रकार डेनियल लतीफी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसके ऊपर मुहर लगा दी। इसके बाद अगला जजमेंट आया जो कि महत्वपूर्ण जजमेंट, हालांकि सरला मुदगल का केस एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, एक व्यक्ति, हिंदू व्यक्ति ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना उसने अपना धर्म परिवर्तन कराया, और धर्म परिवर्तन करके उसने दूसरा विवाह कर लिया, और दावा किया कि मुस्लिम होने के नाते उसके पास 4 विवाह करने की आजादी। लेकिन इस वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू व्यक्ति अगर कोई अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना, वो भी हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत, अगर उसने तलाक नहीं दिया है और दूसरा विवाह कर लिया तो दूसरा विवाह नल एंड वॉइड होगा, शून्य माना जाएगा। और इसी प्रकार से उसकी जो पहली पत्नी है अगर उससे तलाक लेकर इसने ये वाला दूसरा वाला विवाह किया है तो उसे पहले वाले को कंपनसेशन देना होगा। इस प्रकार से सरला मुदगल केस में भी उस पर्सनल मामलों में हस्तक्षेप करते हुए मुस्लिम धर्म अपनाने के बाद भी दूसरा विवाह करने की आजादी नहीं दी। तीसरा जो मामला आया, जो इंपॉर्टेंट मामला था, सायरा बानो का लेटेस्ट मामला था। सायरा बानो का मामला पूरा देश जानता है, ट्रिपल तलाक के मामले के नाम से इसमें जाना जाता है। और इस मामले में ट्रिपल तलाक जो कि तलाके जो बिद्दत है, तलाके सुन्नत है, ये जो इस प्रकार के मामले थे, इसमें ट्रिपल तलाक जो इंस्टेंट तलाक था, तलाक 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 कहने पे जो तलाक हो जाता था, ऐसे मामले को सुप्रीम कोर्ट ने वॉइड करार दिया, कहा यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। संविधान के आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25 का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। और इस प्रकार सायरा बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि ट्रिपल तलाक
असंवैधानिक है और अगर कोई भी मुस्लिम व्यक्ति इस प्रकार का कोई एक्ट करता है, ट्रिपल तलाक देता है, तो दंड का भागीदार होगा, उसे दंड दिया जाएगा। और इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लागू करने के लिए सरकार ने कानून बनाया। कानून का नाम था मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019, मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ विमेन एक्ट 2019, यानी कि महिलाओं को विवाह पर जो अधिकार मिलेंगे उनका प्रोटेक्शन करने के लिए, यानी कि खाली तलाक 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 कहने से मैरिज खत्म नहीं हो जाएगी। इन्होंने 2019 में यह कानून बनाया। इस प्रकार से यहां पर भी इस पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप करने की प्रक्रिया शुरू, और इन सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूसीसी होना चाहिए। अगर हो तो इस प्रकार की समस्याएं रोज रोज नहीं आएंगी। महिलाओं के लिए इस प्रकार का जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो इसी कारण से है क्योंकि यूनिफॉर्म कोड्स नहीं है पुरुषों में, यानी कि अगर एक धर्म में देखें तो महिलाओं को ये सारे अधिकार प्राप्त हैं, दूसरे धर्म को देखें तो महिलाओं को अधिकार प्राप्त नहीं है। कौन सा धर्म कहता है, कौन सा धर्म महिलाओं पुरुषों में भेदभाव करता है? ये यहां का वास्तव में धार्मिक मामला है ही नहीं। तो इसलिए आर्टिकल 25 के अंतर्गत इन्हें प्रोटेक्ट करने का कोई मतलब ही नहीं होता, और इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का संभावना पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्शन और इस एडवाइस पर फिर भारत सरकार ने भी सकारात्मक रुख दिखाया, और आर्टिकल 44 चूंकि संवैधानिक समर्थन उसको देता ही है, इसीलिए आज के समय में इस यूसीसी को एक प्रभावी मुद्दे के रूप में सामने लाया गया। वास्तव में जेंडर इनइक्वालिटी को समाप्त करने में, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने में, देश की यूनिटी को मेंटेन करने में, और अल्टीमेटली भारत की अखंडता के साथ भारत के सम्मान को भी सुरक्षित करने में यूसीसी बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। इन आइडियल आदर्श में, वास्तविकता में यह कहां तक पॉसिबल है, वास्तविकता में यह कहां तक हो सकता है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हालांकि भारत के इस सारे उसमें देखें तो कई सारे चैलेंजेस भी आते हैं। संवैधानिक चैलेंजेस देखें तो आप देखिए यूसीसी के सामने संवैधानिक चैलेंज सबसे बड़ा तो ये आता है कि जो आर्टिकल 14 है वो कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ होगा, लेकिन जो आर्टिकल 14 का सेकंड पार्ट है वो कहता है इक्वलिटी अमंग इक्वल्स होगा, समान लोगों में समानता होगी। इसी प्रकार आर्टिकल 25 सभी को अपना धर्म का पालन करने की आजादी देता है, कहता है कि अपने धर्म का प्रैक्टिस करना, प्रोपोगेट करना, उसे फॉलो करना, उसे कॉन्साइंस यानी कि उसे अपने आत्मसात करना, ये उनका अधिकार है। आर्टिकल 29 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक डिनोमिनेशन को अपना कल्चर, अपने लैंग्वेज, अपने स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करने का अधिकार होगा, और यह कल्चर का पार्ट माना जाता है, यानी कि पर्सनल मामले लोग अपने कल्चर, अपने धर्म का पार्ट बताते हैं। तो संवैधानिक चुनौतियां भी हैं, जहां एक और यूसीसी लाने से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बिना यूसीसी के कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं हो पा रहे, तो बड़ा चैलेंज है। दूसरा, जो डाइवर्सिटी है भारत की, यूसीसी के आने से ये डाइवर्सिटी कहीं ना कहीं से थ्रेटेंड होगी, यानी कि हर एक समाज का हर एक वर्ग अपने आप में एक डाइवर्स कल्चर लेकर है, जिससे संविधान प्रोटेक्ट करता है। वो अपने मैरिज के ट्रेडिशन अगर देखें तो नॉर्थ ईस्ट में जाएं तो मात्र सत्तात्मक परिवार है, वहां पर जो सक्सेशन है वो परिवार की सबसे छोटी बेटी को होता है। हिंदू सोसाइटी में देखें तो साउथ इंडिया में अलग बाइगेमी चलता है, यानी कि वहां पर पुरुष, हिंदू पुरुष एक से ज्यादा विवाह कर सकता है, नॉर्थ इंडिया में नहीं कर सकता। अगर हम नॉर्थ इंडिया में देखें तो यहां पर एक गोत्र का तक होता है, साथ ही साथ महिला के तरफ से, पुरुष के तरफ से इतने जनरेशन तक कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, इस प्रकार के सब मैच कराए जाते हैं। जबकि साउथ इंडिया में इसी हिंदू कम्युनिटी में मामा और भतीजी में शादी हो जाती है, मामा और भांजी में शादी हो जाती है, यानी कि वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो ये जो रिचुअल्स हैं, इनको कैसे हैंडल करेंगे, इस संस्कृति को कैसे हैंडल करेंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ट्राइबल्स के राइट, शेड्यूल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइब्स को स्पेशल राइट देता है, उनके रिलीजियस और उनके चीजों में उनको अधिकार है, आर्टिकल 29 उनको प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 30 देखा जाए तो वो धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी आजादी देता है अपने अपने धार्मिक शिक्षण संस्थानों को बनाने का, और साथ ही साथ में जो ट्राइबल्स हैं उनको तो संविधान स्पेशल ट्राइबल एक्ट के तहत उनको स्पेशल राइट भी प्रोवाइड करता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो यूसीसी अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम तो होगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा।
बहुत सारी चुनौतियां हैं इसके सामने। क्या होना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए? तो अगर हम देखें तो इसको लाने के लिए जरूरी यह है कि पहले एक प्रॉपर बैलेंस्ड अप्रोच एडॉप्ट किया जाए। भारत की डाइवर्सिटी को, मल्टीकल्चरलिज्म को प्रोटेक्ट किया जाए, उसे रिस्पेक्ट किया जाए, और जो कॉमन चीजें हैं, जो ऐसी चीजें हैं जो सब में एक जेंडर इक्वालिटी को स्टैब्लिश कर सके, उस लेवल तक एक सेट ऑफ रूल्स बनाया जाए, एक कॉमन कोड बनाया जाए। यानी पूरे समुदाय को एक कानून से ना तो ट्रीट किया जा सकता है और ना ही, यानी सभी समुदायों को एक ही कानून से चलाया नहीं जा सकता। तो हमें क्या करना है, उनकी डाइवर्सिटी को, उनके मल्टीकल्चरल एस्पेक्ट को रिस्पेक्ट करते हुए एक बैलेंस अप्रोच में यूनिफॉर्म सिविल कोड तैयार करना चाहिए जिसको सभी स्वीकार करें। साथ ही साथ एक कॉन्सेंसस बनाने का कोशिश करना चाहिए, और ऐसे जो प्रैक्टिसेस हैं जो कि कहीं ना कहीं से जेंडर इक्वालिटी को हर्ट करती हैं, जस्टिस को डिनाई करती हैं, ऐसी प्रैक्टिसेस को रोकने वाले प्रावधान उसमें डाले जाएं। लेकिन ऐसा तभी किया जा सकेगा जब संविधान की मूल भावना को ध्यान में रखा जाएगा, लोगों को इसका भाग बनाया जाएगा, इस डिस्कशन का भाग बनाया जाएगा। उसके लिए सबसे पहले जरूरी है एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट, एक प्रॉपर प्रपोजल लाया जाए, एक प्रॉपर ड्राफ्ट लाया जाए, तब इस पर कोई भी वाद विवाद या कोई भी ओपिनियन लेना एक तार्किक कदम माना जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इस पूरे प्रखंड को, इस पूरे मुद्दे को इस तरह से देखेगी जिससे समाज का विकास हो, समाज में टकराव ना हो, समाज एक सकारात्मक और प्रोग्रेसिव तरीके से आगे बढ़े, लोगों के बीच सहयोग बढ़े, ना कि लोगों के बीच भेदभाव पैदा हो। तो इस मुद्दे पर हमारी आगे की जो दृष्टि है वो बनी रहेगी, और आगे आने वाले वीडियोस में हम इस मुद्दे के प्रोस एंड कॉन्स पर भी चर्चा करेंगे। भारत सरकार का अगला कदम क्या होगा, इस पर हम अपने अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।